Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. ये बिटकॉइन तो दिखता भी नहीं, फिर इसमें क्या वैल्यू? फंडामेंटल स्टॉक्स में चलता है, क्रिप्टो तो बस न्यूज से चलता है। अगर आप क्रिप्टो में कुछ टाइम से हैं तो ये बातें मोस्टली सुनी होंगी, और नए हैं तो शायद आपको भी ये बातें सही लगती होंगी। पर बात तो ये है कि क्रिप्टो में भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं जिससे आपको अच्छी क्रिप्टो करेंसी चूज करने में मदद मिलती है। हाय, आई एम अनुभूति और आप हैं कॉइन स्विच के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, क्रिप्टो में ये स्टॉक मार्केट से कैसे अलग है और इसमें क्या देखते हैं। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी ही और वीडियोस मिलती रहें। फंडामेंटल एनालिसिस का नाम अगर पहली बार भी सुन रहे हो तो डरना मत, हम इसे बेसिक से समझाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में इन्वेस्टर्स एक असेट की अवेलेबल इंफॉर्मेशन को डिटेल में स्टडी करते हैं और उस असेट की अपने हिसाब से एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसे इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। अपनी कैलकुलेट की गई हुई इंट्रिंसिक वैल्यू को उस असेट की करंट प्राइस से कंपेयर करते हैं। इसे वो असेट अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है ये पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया और किसी क्रिप्टो की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज पर कॉइन आई। अगर वो कॉइन अभी 80 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है तो वो अंडर वैल्यूड है और आपकी कैलकुलेशन सही रही तो उस पे 20 रुपीज पर कॉइन प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर वो कॉइन अभी 120 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है तो आपकी कैलकुलेशन से वो 20 रुपीज ओवर वैल्यूड है और उसे नहीं खरीदना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस ये मानता है कि अंडर वैल्यूड असेट लॉन्ग टर्म में अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू तक आ सकते हैं। इसलिए सब एसेट्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके उससे मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं और कोई अंडर वैल्यूड लगे तो उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस करने का कोई एक फिक्स मेथड नहीं होता है, सब इससे अपने तरीके से करते हैं, इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू भी सबकी अलग हो सकती है। कोई क्रिप्टो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है ये पता करने के लिए आप एक टाइप के क्रिप्टो को अलग अलग मैट्रिक्स से कंपेयर कर सकते हैं। इससे पता चलेगा कि ओवरऑल सबसे ज्यादा मैट्रिक्स पे कौन सा क्रिप्टो कंपैरेटिवली बेहतर है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो में स्टॉक मार्केट जैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होते, फिर फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते होंगे? तो चलो जानते हैं कि ये क्रिप्टो में स्टॉक से कैसे अलग होता है। स्टॉक मार्केट में कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस से उसके बिजनेस को समझा जाता है। कंपनी के प्रॉफिट्स कितना बढ़ रहे हैं, उसका सेल्स कैसा रहा वगैरह। इससे आने वाले टाइम में कंपनी कितना फास्ट बढ़ सकती है ये पता करना चाहते हैं। इसलिए बहुत कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करके उन्हें कंपेयर करते हैं और जो बाकियों से अंडर वैल्यूड लगे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो में ट्रेडिशनल कंपनी जैसे ये डेटा होता ही नहीं है, इसलिए क्रिप्टो फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा अलग तरीके से होता है। इसमें ये 3 चीजें देखी जाती हैं। पहली, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो बहुत लोग इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन डेटा देखते हैं जिसे ऑन चेन डेटा कहते हैं। नंबर 2, स्टॉक्स जैसे ही क्रिप्टो टोकन्स का ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी डेटा मिले उसे देखते हैं, यानी फाइनेंशियल डेटा। तीसरा, और साथ ही उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल स्टडी भी करते हैं जिससे प्रोजेक्ट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इन मैट्रिक्स को डिटेल में देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, कोई भी टाइप का डेटा या मैट्रिक्स जो हम आगे देखेंगे वो अकेले स्टडी करना काफी नहीं है। मल्टीपल मैट्रिक्स एक साथ ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर देते हैं जिससे आप क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को बेटर स्टडी कर पाएंगे। तो चलिए क्रिप्टो फंडामेंटल एनालिसिस के सारे मैट्रिक्स डिटेल में समझते हैं। नाम से थोड़ा तो समझ ही गए होंगे, ऑन चेन डेटा मतलब ब्लॉकचेन रिलेटेड डेटा। इससे लोगों का किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में ओवरऑल इंटरेस्ट पता करते हैं। कॉइन मार्केट कैप, ग्लास नोट, ऑन चेन एफएक्स जैसी और भी काफी वेबसाइट पर प्रोजेक्ट का ऑन चेन डेटा मिल जाएगा। वहां तो बहुत टाइप का ऑन चेन डेटा होगा, पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स देख लेते हैं। नंबर 1, ये किसी कंपनी के सेल्स डेटा जैसा ही होता है।
इससे हम वही जानना चाहते हैं जो स्टॉक मार्केट में कंपनी के सेल्स डेटा से समझते हैं। लोग इस क्रिप्टो करेंसी को एक्चुअली कितना यूज कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन काउंट मतलब ब्लॉकचेन पे कितने ट्रांजैक्शंस हुए, और ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब सब ट्रांजैक्शंस मिला के कितना पैसा एक वॉलेट से दूसरे में गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक दिन में बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे 100 रुपीज के 10 ट्रांजैक्शंस हुए तो ट्रांजैक्शन काउंट 10 और ट्रांजैक्शन वैल्यू 1000 रुपीज होगी। नंबर 2, ये दोनों क्रिप्टो टोकन में लोगों का कितना इंटरेस्ट है वो बताता है। एक्टिव एड्रेस मतलब लास्ट 1 वीक या महीने में कितने यूनिक एड्रेसेस के बीच ट्रांजैक्शंस हुए। इससे इनएक्टिव वॉलेट्स हटा के सिर्फ एक्चुअल एक्टिविटी समझ आती है और इसलिए ये टोटल एड्रेसेस देखने से बेटर होता है। फीस पेड मतलब ट्रांजैक्शंस के लिए लोगों ने कितनी फीस भरी। ज्यादा टोटल फीस यानी लोग उस ब्लॉकचेन पे बहुत ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। ब्लॉकचेन्स पे या तो आप कम फीस में स्लो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं या ज्यादा फीस में फास्ट ट्रांजैक्शंस। इसलिए ज्यादा टोटल फीस का दूसरा मतलब है कि लोग उस ब्लॉकचेन पे फास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए हाई फीस देने को तैयार हैं। ये स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स बाकियों से महंगे होंगे जैसा है, क्योंकि वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स माने जाते हैं। नंबर 3, डेफी में लोग अपने क्रिप्टो को स्टेक करके उस पे इंटरेस्ट कमा सकते हैं, जिसे यील्ड फार्मिंग कहते हैं। डेफी के बारे में हम बाद में डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए ये समझ लीजिए डेफी प्रोजेक्ट में कितना पैसा स्टेक्ड है, उससे लोगों का उस पे भरोसा समझ आता है। क्योंकि आप किसी पर बिना ट्रस्ट किए तो अपने क्रिप्टो लैंड नहीं करोगे ना। बड़ा स्टेक अमाउंट मतलब बहुत लोग उस क्रिप्टो पे भरोसा करते हैं। ये स्टॉक्स की दुनिया में किसी बैंक में जमा पैसे जैसा है। जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा उस बैंक पे भरोसा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट मैट्रिक्स की। यहाँ क्रिप्टो प्रोजेक्ट की क्वालिटी और उसकी टीम वगैरह की स्टडी करते हैं। ये नंबर्स में कैलकुलेट नहीं हो पाता है। यही वाला पार्ट थोड़ा स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस जैसा है। बाकी तो क्रिप्टो फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल ही अलग है। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैट्रिक्स जानते हैं। नंबर 1, ये किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो उसकी टीम बनाती है। इसमें उस प्रोजेक्ट की सब इंफॉर्मेशन होती है। व्हाइट पेपर्स थोड़े टेक्निकल हो सकते हैं, पर प्रोजेक्ट क्या करना चाहता है वो उसमें डिटेल में लिखा होता है। इसमें प्रोजेक्ट क्या टेक्नोलॉजी यूज करता है और क्या अचीव करना चाहता है वो लिखा होता है। आने वाले टाइम में प्लान्स और क्या वो एक्चुअली अचीव हो पाएंगे ये भी समझ सकते हैं। और क्रिप्टो टोकन्स के बारे में भी सब इन्फो आपको मिल जाएगी। स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो ये कुछ बातों में कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स जैसा है। एनुअल रिपोर्ट हर साल आती है, पर व्हाइट पेपर सिर्फ प्रोजेक्ट की शुरुआत में बनता है। नंबर 2, बाकी मार्केट जैसे ही क्रिप्टो में भी प्रोजेक्ट की टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। वो टीम्स जिनके मेंबर्स पहले भी सिमिलर काम कर चुके हों उन्हें अच्छा माना जाता है। उसके साथ ही प्रोजेक्ट के कंपेटिटर्स की स्टडी भी इंपॉर्टेंट है। सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे बाकी प्रोजेक्ट से कंपेयर करना भी एक प्रोजेक्ट के एनालिसिस का पार्ट है, क्योंकि कंपेयर करने से ही दोनों में से बेटर इन्वेस्टमेंट समझ आएगा। स्टॉक मार्केट में इसे सेक्टर एनालिसिस बोलते हैं। नंबर 3, जैसा कि हम बताते आए हैं, ज्यादातर क्रिप्टो टोकन्स के पीछे एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट होता है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। कुछ प्रोजेक्ट्स में ये टोकन प्रोजेक्ट की सर्विसेज यूज करने में काम आते हैं। ऐसे में टोकन की वैल्यू प्रोजेक्ट से डायरेक्टली लिंक्ड होती है, पर बहुत बार टोकन्स का उनके प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। वो प्रोजेक्ट की सर्विसेज में यूज नहीं होते और सिर्फ ट्रेडिंग के काम आते हैं। इसके अलावा टीम और इन्वेस्टर्स के पास कितने टोकन्स हैं और वो कब अनलॉक होंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत कम लोगों के पास ज्यादातर टोकन्स होने से रिस्क बढ़ जाता है और प्राइस में बड़े स्विंग्स आ सकते हैं। हमने अभी क्रिप्टो टोकन्स का प्रोजेक्ट में यूज देखा, पर टोकन्स के बाकी डेटा से भी प्रोजेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। क्रिप्टो टोकन का ट्रेडिंग डेटा लोगों का उसमें इंटरेस्ट दिखाता है और उसके बढ़ने का स्कोप भी फाइनेंशियल डेटा से समझ सकते हैं। चलिए फिर फाइनेंशियल डेटा के कुछ टाइप्स देखते हैं। नंबर 1, सप्लाई मतलब किसी प्रोजेक्ट के कितने टोकन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिटकॉइन का मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन है, मतलब टोटल 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही हो सकते हैं। पर अभी पूरे बिटकॉइंस मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहे हैं। उस मैक्सिमम सप्लाई में से 1 करोड़ 88 लाख ही अभी ट्रेड हो रहे हैं,
इससे सर्कुलेटिंग सप्लाई बोलते हैं। बचे हुए बिटकॉइन आने वाले ईयर्स में माइन होंगे और सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ती रहेगी। किसी प्रोजेक्ट के नए टोकन्स माइन होने से सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना फास्ट या स्लो बढ़ेगा वो इम्पोर्टेंट है। अगर ये बहुत स्लो बढ़े तो टोकन्स की डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो सकती है। डिमांड ज्यादा होना प्राइस के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं अगर नए टोकन बहुत जल्दी माइन हुए और कोई बड़े इन्वेस्टर ने बहुत सारे एक साथ सेल कर दिए तो प्राइस गिर सकता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई को करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करके टोकन का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं। मतलब एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के सब टोकन्स खरीदे तो कितने पैसे लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोजेक्ट के 100 टोकन्स हैं, एक का प्राइस अभी 10 रुपीज चल रहा है, तो 1000 रुपीज में उसके सब टोकन्स खरीदे जा सकते हैं। ये 1000 रुपीज ही मार्केट कैप होती है। आपने स्मॉल कैप या लार्ज कैप सुना होगा, वो मार्केट कैप से ही रिलेटेड होता है। कुछ इन्वेस्टर्स कम मार्केट कैप वाले क्रिप्टो में ग्रोथ का ज्यादा स्कोप मानते हैं, तो कुछ बड़े मार्केट कैप वाले क्रिप्टो को सेफ मानते हैं। नंबर 2, जैसे ऑन चेन डेटा में ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, वैसे ही यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम मतलब दिन भर में टोटल कितने टोकन्स ट्रेड हुए। ये डेटा जो हमने पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू डिस्कस किया था उससे अलग है। ट्रांजैक्शन वैल्यू ब्लॉकचेन का डेटा है और ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्सचेंजेस पे हो रही ट्रेडिंग का। डेली वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ज्यादा लोग उस क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं। लिक्विडिटी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। उसका मतलब किसी क्रिप्टो टोकन को करंट प्राइस पे कितना इजीली बाय या सेल कर सकते हैं। अगर एक्सचेंज पे बहुत बाय ऑर्डर्स यानी कि बहुत लोग खरीदने के लिए तैयार हों तो बिना प्रॉब्लम के क्रिप्टो सेल कर सकते हैं। यानी कि क्रिप्टो करेंसी लिक्विड है, पर बाय ऑर्डर्स कम हो तो आपका क्रिप्टो सेल नहीं हो पाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब इन्वेस्टर्स करंट प्राइस पे इस क्रिप्टो में इंटरेस्टेड नहीं हैं और शायद उन्हें वो ओवरवैल्यूड लगता है और वो क्रिप्टो करेंसी इलिक्विड है। दोस्तों, ये देखने के बाद अब आप भी होपफुली फंडामेंटल एनालिसिस से कॉइन्स रिसर्च कर पाएंगे। आगे से कोई दोस्त कहे क्रिप्टो में फंडामेंटल कहाँ होता है तो उन्हें भी ये वीडियो पक्का भेज देना। अपने साथ उनको भी कॉइनस्विच के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि उन्हें भी क्रिप्टो की सारी नॉलेज मिलती रहे। दैट इज मी, अनुभूति, साइनिंग ऑफ।